अमेरिका के दो हिस्से हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आता है कनाडा, मैक्सिको, यूएस। साउथ अमेरिका, इसमें बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन इसमें जो तीन देश हैं इनकी आपस में अजीब तरह से कनेक्शंस और अजीब तरह की राइवलरी है। और ये देश है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया। अर्जेंटीना और ब्राज़ील की राइवलरी काफ़ी अरसे से चली आ रही है। एक तो ये पड़ोसी हैं, इनकी कुछ आपस में बॉर्डर वगैरह का डिस्प्यूट था। इसके अलावा आगे चलकर फिर ये भी हुआ कि इनके बीच में फुटबॉल को लेकर काफ़ी बहस होने लगी कि सुप्रीमेसी किसकी है, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल को रिलीजन की तरह से माना जाता है। और फिर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अर्जेंटीना में जर्मनी ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो वो प्रो जर्मनी बहुत शुरू से ही रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी हार गया, तो वहाँ से बहुत से लोग निकल कर, जो वार क्रिमिनल्स भी थे, उन्होंने अपने आप को अर्जेंटीना में ही छिपाया। ब्राज़ील की जो वफादारी थी वो यूरोप के साथ थी, तो इससे इन दोनों के बीच में काफ़ी दुश्मनी जैसी हालत पैदा हो गई थी। एक दूसरे के खिलाफ वार तो नहीं किया, लेकिन छुप छुप के काफ़ी उन्होंने असाइनमेंट चलाए, एक दूसरे के पॉलिटिशियंस को मारने की कोशिश की, मारा भी। और इसके अलावा फिर इनकी सीक्रेट सर्विस, इंटेलिजेंस जो होती हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ काम करती रही। लेकिन फिर आगे चलकर इनके लीडर्स एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि भाई, हम दूसरों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ठीक है, यूरोप में पहले कभी जर्मनी और इंग्लैंड या फ्रांस इनकी दुश्मनी रही होगी, अब तो वो भी दोस्त हो गए हैं, और हम पुरानी बातों को अभी भी लेकर बैठे हैं। भाई, हमारी प्रॉब्लम तो अमेरिका है, यूएस। वो हमारे ऊपर तरह तरह के सैंक्शन लगाता है, कई तरह के प्रॉब्लम्स लगाता है। इसके अलावा खुद हमारे देश में प्रॉब्लम है। भाई, कोलंबिया, वेनेजुएला, ऐसे देशों से हमारे यहाँ ड्रग्स भी आती हैं। तो हम यूँ करते हैं कि अपनी पुरानी बातों को भूल जाते हैं और फिर दोस्ती कर लेते हैं। ऊपरी तौर पे दोस्ती हो गई। अब लेकिन मुश्किल ऐसी थी कि इसके पहले जो दोनों के बीच में राइवलरी या दुश्मनी चली आ रही थी, तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ किया था, और कुछ लोगों को एक दूसरे के देशों में प्लांट भी किया था। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे भी लोग थे अर्जेंटीना से जो कि पैदा तो अर्जेंटीना में हुए थे, बहुत कम उम्र में उनको ब्राज़ील में भेज दिया गया था, लेकिन अब वो ब्राज़ील में अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी अर्जेंटीना के लिए काम करते थे। कुछ ऐसे लोग भी अर्जेंटीना में थे जो पैदा तो ब्राज़ील में हुए थे, लेकिन बहुत कम उम्र में अर्जेंटीना चले आए थे, और अब भी वो ब्राज़ील के लिए काम करते थे। तो इन लोगों को बहुत सारी बातें पता थी। अगर ये पकड़े भी जाते वहाँ पर, तो बहुत सारी ऐसी बातें बता सकते थे जो इनके अपने अपने देशों को काफ़ी शर्मसार करती, काफ़ी एम्ब्रेसिंग कंडीशन पैदा हो जाती। इसके अलावा तीसरा एंगल आ गया बोलीविया का। बोलीविया नाम का भी एक देश है जो इनका ही एक पड़ोसी है। वो वैसे दोनों का कॉमन दोस्त था, लेकिन आगे चलकर कुछ ये हुआ कि वो ब्राज़ील को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करने लगा। अब देखिए, जब इस तरह की प्लानिंग्स बनती हैं और इस तरह की सारी बातें होती हैं, ऊपरी तौर पे लीडर्स की दोस्ती हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको अंदरूनी तौर पर तो चौकन्ने रहना ही पड़ता है। अगर उस देश की नीयत बदल जाए तो कभी भी आप पर अटैक कर दे, और ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर इस वक्त में हो गई थी। तो अर्जेंटीना के जो हेड थे इंटेलिजेंस के, रोबर्टो, उन्होंने एलन नाम के अपने एक एजेंट को बुलाया, जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास थी, जिसको कि आइस एलन, यानी कि बर्फ की तरह ठंडा एलन कहा जाता था। उन्होंने एलन को बुलाकर कहा कि तुम्हारी फाइल मैंने देखी है, तुम्हारी फाइल में ये साफ लिखा है कि तुमने काफ़ी कम उम्र में इस सीक्रेट सर्विस को अर्जेंटीना के ज्वाइन कर लिया था। बाद में कुछ ये हुआ कि तुमको कर्नल नाम के एक जो हमारे ऑफिसर हुआ करते थे, जो बाद में यहाँ से निकल के जर्मनी चले गए, वहीं पे रहते हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता। एक तरह से उन्होंने अपने आप को वहाँ छिपा ही लिया है, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिक्स से वो तंग आ गए थे, उनके बारे में पता चलता, लोग उनको ढूंढ निकालते। तो उन्होंने तुमको अपॉइंट किया था, उन्होंने तुमको ट्रेन किया था, और रिपोर्टिंग में ये तक के लिखा है कि उन्होंने तुमको इस बात से आगाह भी कर दिया था कि तुम्हारी जो शादी हो गई है, तुम्हारी वाइफ की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जो तुम्हारे दुश्मन है वो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन तुम्हारे वाइफ पर अटैक करेंगे। अब तुम और तुम्हारी वाइफ ने शुरुआत अपनी ज़िंदगी की थी कनाडा से। वाइफ को तुम कनाडा में ही छोड़ आए थे, लेकिन वहाँ पर तुम गए, तुम पर अटैक हुआ, तुम तो बच गए, तुम्हारी वाइफ मर गई। तब से तुमने इस बात का फैसला कर लिया है कि तुम बदला लोगे। तुम्हारी फाइल में दूसरी बात एक और भी लिखी है, वो ये
कि तुम्हारे फादर भी अर्जेंटीना की सीक्रेट सर्विस में काम किया करते थे। वो एक बार किसी मिशन पर ब्राज़ील गए थे। खैर उसके पहले उन्होंने तुमको काफ़ी कुछ सिखाया था। उन्होंने ये सिखाया था कि अगर अर्जेंटीना में पावर किसी के हाथ में होता है तो वो होता है सीक्रेट सर्विस के हायर ऑफिसर्स के पास में। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में तो पूरी उम्र निकल जाती है। मुझे ही देखो, मेरी उम्र काफ़ी हो गई, अब मैं यहाँ पर आऊँ कितने साल रहूँगा, 2-3 साल और रहूँगा इस पोजीशन पे, उससे ज़्यादा नहीं। तुम यंग हो, तुम्हारे पास में एक ही झटके में यहाँ पहुँचने की एक मौका है। क्योंकि तुम्हारे फादर ने जब उनको ब्राज़ील में मारा गया था तो उसके पहले तुमको ये बताया था कि अगर अपनी ज़िंदगी में कोई एम्बिशन रखते हो तो वो ये कि अर्जेंटीना की सीक्रेट सर्विस में टॉप के ऑफिसर बनो, जिससे कि तुम काफ़ी काम करोगे। तो अब ये जो मिशन है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने वाइफ के और अपने फादर के कातिलों को ढूंढ कर उनसे बदला ले सकते हो। वे कौन है हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी अब तक की मशहूरी है, जिस तरह से तुम काम करते हो, तुमने अलग अलग देशों में जाके काम किया है, चिले, पैराग्वे, उसके बाद में उरुग्वे, इन सारे देशों के अंदर में। खैर बोलीविया भी तुम इसके पहले जा चुके हो, ये भी एक वजह तुमको चुनने की, क्योंकि ये मिशन बोलीविया में ही है। तो खैर ये सारी बातें हैं, तो तुमको ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तुम वहाँ जाओगे तो बदला भी ले पाओगे अपने फादर का और अपने वाइफ की मौत का। एक तो ये बात होगी। दूसरा, ये मिशन सीक्रेट मिशन है, इसमें तुमको किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी है। हालांकि अभी तुम काफ़ी लोअर लेवल पे हो और मैं तो यहाँ टॉप का ऑफिसर हूँ, इसका हेड हो एक तरह से। तुमको मुझे डायरेक्ट रिपोर्टिंग करनी है, तुम किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं रहोगे। सीधे तुमको जो भी जवाब देना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस लेने होंगे वो मुझसे लोगे। अब जो जिस तरह का ये मिशन है, ये मिशन अंडर प्रोग्रेस है, मतलब इसकी प्लानिंग पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। एक प्लानिंग ये है कि तुमको यहाँ से बोलीविया जाना है, उसके बाद में तुमको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को तुमको फॉलो करते जाना है। एक छूट तुमको है, जब भी कभी तुमको ये पता चल जाए कि XYZ जो भी होगा उसने तुम्हारे फादर को मारा था या उसका फादर की मौत में हाथ था, तुम्हारी वाइफ की मौत में हाथ था, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपना बदला तुम ले सकते हो। लेकिन ये काम तुमको जिम्मेदारी से करना है। पहली बात तो ये कि इसका पता किसी को ना चले कि तुमने मारा है, और दूसरी बात ये कि तुमको पूरा भरोसा होना चाहिए कि उसी ने इस काम को किया था। तो ऐसे तुम इस तरह से बदला वहाँ पर ले सकते हो। बहरहाल यहाँ पर जाने के पहले इसका बैकग्राउंड में तुमको समझा दूँ। ऐसा है कि देखिए, अब ये तो जानते हो तुम भी इस बात को कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में काफ़ी अरसे से राइवलरी चलती चली आ रही थी, लेकिन अब उनमें दोस्ती हो गई है। अब उसमें है बोलीविया। बोलीविया दोनों से बराबरी के ताल्लुकात रखे हुए था, लेकिन अब वो ब्राज़ील की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। इससे आगे चल के ये होगा कि ब्राज़ील का पलड़ा इस एरिया में भारी हो जाएगा, और अगर यहाँ वो भारी हो जाता है तो साउथ अमेरिका में धीरे धीरे करके उसका दबदबा बनेगा, और हमारा जो अब तक के कंपटीशन से बराबरी का चल रहा था, हम पीछे हो जाएंगे। हमको बोलीविया में जाकर ऐसे कुछ करना है कि ये लगे कि ब्राज़ील ऊपर से उससे दोस्ती दिखाता है, लेकिन अंदर से उससे वो दुश्मनी रखे हुए है और उसका नुकसान चाहता है। एक बार ये बात का भरोसा हो जाए ब्राज़ील को, तो बोलीविया से दोस्ती नहीं कर पाएगा, ब्राज़ील हमारी तरफ झुकेगा, और चूंकि ब्राज़ील हमारी तरफ झुकेगा तो बोलीविया को भी हमारी तरफ अपने आप ही आना होगा। इस तरह से तुम समझ सकते हो कि ये मिशन कितने काम का और कितना ज़रूरी है। बस एक बात का ख्याल रखो कि अगर ये मिशन तुम सक्सेसफुली पूरा कर लेते हो, और इस बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलता, जो कि नहीं चलना चाहिए, तो तुमको डायरेक्ट मेरा डेप्यूटी रिक्रूट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने तुमसे कहा है, मेरी ज़्यादा कुछ लंबी सर्विस तो बची नहीं है, कुछ 2-3 साल की सर्विस है, तो उसके बाद में फिर तुम ही डायरेक्ट हेड बन जाओगे। सोच लो कि ये कम उम्र में, जैसे अभी तुम्हारी उम्र 30 साल की है और तुम 32-33 ईयर्स में इसके हेड बन जाते हो, तो जो कुछ तुम अर्जेंटीना के लिए करना चाहते हो, जिस तरह से गवर्नमेंट को तुम रन करना चाहते हो, वो सब कर पाओगे। फ्यूचर तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम्हारे फादर के जो भी ख्वाब हैं वो पूरे होंगे, और वाइफ का और फादर का बदला तुम ले लोगे, वो बात तो अलग है। पर एक बात और भी है, क्योंकि ये चूँकि बोलीविया में जाके तुमको करना है, और नेचुरली वहाँ पर तो ब्राज़ील के अपने एजेंट्स भी होंगे, हमारा वहाँ अभी कोई एजेंट नहीं है, वहाँ सिर्फ तुमको ही भेजा जा रहा है। तो तुमको जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देंगे वो फॉलो करने हैं, उसी के भरोसे तुमको काम करना है। तो जाहिर सी बात है, काम तो ख़तरनाक है। तुम चाहो तो अभी ही इस काम को मना कर सकते हो, हम किसी और को भेज देंगे। लेकिन जैसे कि तुम्हारा नाम है आइस एलन, बर्फ़ की तरह से ठंडा एलन, इस वजह से तुमको चुना गया है। पर यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम चाहो इस काम को करो, चाहे इस काम को नहीं करो। अब एलन वैसे भी किसी से बहुत ज़्यादा नहीं बोलते,
वाइफ के मरने के बाद उनके अंदर की इमोशंस करीब करीब ख़त्म हो गई थी। ना दोस्त बनाए थे, ना गर्लफ्रेंड थी, पैसे वगैरह भी उनके पास में आते, जिस तरह से वो काम करते कभी खर्च नहीं करते, वो सब उनका डिपॉजिट फंडिंग में होता रहता, गवर्नमेंट के खर्च के ऊपर यहाँ वहाँ जाते रहते, काम करते और एक सीधी सादी अपनी ज़िंदगी को वो जी रहे थे। उनको देख के नहीं लगता था कि ये कोई इतने अच्छे लेवल के एजेंट होंगे। तो एलन ने बहुत नपे तुले वर्ड्स में कहा कि देखिए साहब, बाकी बात एक तरफ है, ये देश के लिए एक ज़रूरी काम है, अर्जेंटीना के लिए, और इस काम को मैं हर हालत में करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुन के रॉबर्टो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, ये बोलीविया का कुछ इस तरह का सेटअप है, यहाँ तुम्हें जाना है, वहाँ हमारा जो एजेंट रहेगा वो आकर तुमको इंस्ट्रक्शंस देगा, वही तुमको बताएगा कि तुम्हें किसको कब और किस तरह से मारना है। वैसे वो जो पॉलिटिकल लीडर की बात कही जा रही है बोलीविया के, वो इस वक्त तो खैर बड़े हायर पोजीशन पे है, उसी ने रिलेशंस बनाए हैं ब्राज़ील और बोलीविया के। वक्त आने पर शायद तुमको उसको भी मारना पड़े, लेकिन अभी हमारी मिनिस्ट्री इस बारे में श्योर नहीं है। एक बार वो श्योर हो जाएगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा, तुम जाओगे और उस काम को कर सकोगे। उन्होंने कहा ठीक है, उस बात को उन्होंने मान लिया। वहाँ से निकल कर वो बोलीविया गए, जहाँ उनको बताया गया था, वहाँ उन्होंने अपने आप को एक जगह पर सेटल किया। अब वहाँ पर कुछ दिनों के बाद में आकर उनसे एक एजेंट मिला जिसका नाम था कैशियस। कैशियस ने कहा कि देखिए, वैसे तो मैं काम करता हूँ ब्राज़ील गवर्नमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं डबल एजेंट की तरह से हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलीविया के लिए भी काम कर रहा हूँ, तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे रॉबर्टो ने सबसे पहले प्लांट किया था, इस बात का कभी किसी को पता नहीं चला। अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मिशन किए थे कि जिसमें मैंने कई लोगों को यहाँ पर मारा है या कई चीज़ों को एक्सपोज किया है, मेरा नाम कभी सामने में नहीं आया है। तो तुम्हारे यहाँ रहने का और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट मुझे करना है, तो मुझे ये यूँ करना पड़ेगा कि एक यहाँ की यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवाना होगा। सबसे पहले एक स्टूडेंट्स के तुम रहोगे स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल एरिया में, और वहीं से फिर आगे चल के धीरे धीरे करके, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो फिर वो पॉलिटिशियन ही रहेगा, तो उसको अगर मारना पड़े, क्योंकि अब तक के प्लान पूरा नहीं बना है, तो इसके लिए स्टूडेंट के गेटअप से अच्छा दूसरा गेटअप नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यंग पॉलिटिशियन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं उससे मिलने मिलाने के लिए, उनमें तुम छिप जाओगे। खैर वो कैशियस से उनकी कुछ वक्त के बारे में दोस्ती हो गई, उसको छिपाया बैठाया अलग अलग जगह पर, और उसके बाद में फिर कैशियस ने एक दिन बातों बातों में उनसे कह दिया कि ये कोई आसान सा काम है, मुझे नहीं लगा था कि इस काम के लिए इतने पैसे मिलेंगे। तो उस पर उन्होंने पूछा, हालांकि उनकी आदत नहीं थी एलन की इतनी बातें पूछे, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा कि पैसों की क्या बात हुई। उसने कहा कि मैं ये नौकरी को छोड़ने जा रहा हूँ। दरअसल ऐसा था कि मेरे वाइफ को इस बात की खबर लगी थी कि आपके वाइफ को कनाडा में मार दिया गया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी वाइफ थी और आप एजेंट थे, किसी ने बदला लेने के लिए मारा है। अब ऐसे तो एजेंट के साथ बहुत कम होता है, या होता भी होगा तो कभी ऐसी बातें लाइट में तो आती नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पर इस तरह से लाइट में आ गई। तो मेरी वाइफ उस बात से बहुत ज़्यादा डर गई, एक तरह से उसको फोबिया हो गया। तो यहाँ से निकल कर वो यूरोप चली गई है। उसने कहा कि जब ये जॉब छोड़ दोगे मुझसे आके यूरोप में मिलना, और वहीं पर हम लोग अपनी आगे ज़िंदगी को शुरू करेंगे। वहाँ शायद कोई काम वाम भी करती है, लेकिन अब मेरी मुश्किल ये है कि यहाँ से मैं इतनी जल्दी यूरोप नहीं जा सकता। भाई इस एजेंसी के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे पीछे तो तीनों ही पड़ जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनली मैं काम कर रहा हूँ अर्जेंटीना के लिए, लेकिन मैं हूँ एजेंट ब्राज़ील का, और बोलीविया में मेरे अपने कनेक्शन बना रखे, मुझे अपना एजेंट समझते हैं। तो तीनों देश की सीक्रेट सर्विस मुझे मेरे पीछे पड़ जाए, मैं कैसे बचूंगा। तो इसके लिए प्लान ये बनाया है रॉबर्टो ने, आपके चीफ ने, कि यहाँ मैं आपकी पहले मदद कर दूँ, यहीं पे मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि मेरा पीछा नहीं होगा, और फिर वो मुझे पैसे देंगे और मैं यहाँ से यूरोप के लिए चला जाऊँगा। एलन के समझ में नहीं आया कि मामला इतना सीधा सीधा अगर है तो उन जैसे ऑफिसर को यहाँ क्यों भेजा गया है। लेकिन एलन की ये जो गलत फहमी थी, ये उस वक्त शायद इतनी पक्की ना रही होती अगर उनको ये पता होता कि ब्राज़ील के भी जो इंटेलिजेंस के हेड है, जिनका नाम कि सोलैंट्रो है, वो अपने टॉप के एजेंट पाब्लो से कोई बात इस वक्त कर रहे हैं। अब देखिए, पाब्लो एक फैमिली मैन थे। उनके ज़िंदगी के दो ही एम थे या मोटिव थे। एक तो ये कि ब्राज़ील के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, किसी भी हद तक जाते, बड़े बड़े रिस्क लेते, कई बार तो ऑफिसर्स की बात न मानते हुए भी वो कामों को पूरा कर लिया करते। और इसीलिए
सोलैंट्रो उनको वो सारे काम देते जिसकी परमिशन मिनिस्ट्री से न भी मिली हो, और फिर बाद में जब डिस्कशन वगैरह होता तो सोलैंट्रो उनको डिफेंड भी कर लेते। ये तो पहला था। दूसरा, फैमिली मैन थे, एक बच्चा था, एक वाइफ थी, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरी उनके ऊपर थी। वो जानते थे कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और साउथ अमेरिका तो इस तरह का एक एरिया है जहाँ करप्शन वगैरह बहुत है, तो आप भले ही काम करते रहो, आपकी बात तो लीक हो ही जाती है, कई बार पता चल जाता है। वाइफ पर या बच्चे पर किस तरह की आँच ना आए, इसलिए उन्होंने उन दोनों को ही वहाँ से निकाल कर यूएस भेज रखा था, जहाँ के वो सिटीजन भी थे। ये कभी कभार जाके वहाँ से मिल आते, लेकिन इनका कवर इतना अच्छा था, अपने आप को इस तरह से छिपा के रखा था कि यूएस में किसी को कभी खबर ही नहीं लगी थी कि पाब्लो ब्राज़ील के सीक्रेट एजेंट है। पता होता तो शायद यूएस गवर्नमेंट उनको गिरफ्तार कर लेती। तो बहरहाल उनको सोलैंट्रो ने बुलाया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा एक सीनियर एजेंट है, हमको वहाँ पर जाकर, अभी यहाँ पर वो है नहीं, तो वहाँ जाना है, और उसके घर को, क्योंकि अकेला रहता है, उसकी वाइफ और बच्चा तो यहाँ है नहीं, तो उसके घर को बर्गल करना है, मतलब उसके घुसखोरी करनी है, और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स है सीक्रेट, उसके फ़ोटोग्राफ निकाल के लाने हैं। अगर वो लौट के आता तो उसको इस बात की खबर न लगे कि फ़ोटोग्राफ तुम्हारे पास है, तो उसको सीक्रेट ढंग से लाना है। और मज़े की बात ये थी कि जिस एजेंट के बारे में वो कह रहे थे, वो वही कैशियस था जो कि एलन को सारी बातें इस वक्त में समझाए चले जा रहा था। तो खैर वो पाब्लो गए वहाँ से, उन्होंने थोड़ी कोशिश की, उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से, उसके पिक्चर्स निकाले, उसको जैसे के वैसे ही रखा, लाकर सोलैंट्रो को दिया। सोलैंट्रो ने उनको देखा और वो जान गए कि ये जो सारा मामला है ये तो डबल एजेंट का है। कैशियस एक डबल एजेंट है जो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकालता है और वहाँ पर भी देता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, अब हम ये करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करके जानबूझकर कैशियस तक पहुँचाएंगे। इन्फॉर्मेशन गलत रहेगी, वो ये इन्फॉर्मेशन अर्जेंटीना के हेड को पहुँचा देगा, और अर्जेंटीना का हेड जो होगा, जिनका नाम की रोबर्टो है, वो उसी तरह से एक्ट करता रहेगा। तो ये खबर उसको न लगे कि कैशियस के बारे में हमको पता चला है, लेकिन अब तुमको यहाँ से बोलीविया जाना होगा, क्योंकि वो बोलीविया में है। अब तक तो हम ये समझ लेते कि वो लौट आएगा यहाँ पर, तो आगे की कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन उसके लौटने का कोई चांस नहीं है। तुम्हें वहाँ जाना है, उस पर नज़र रखनी है। तो पाब्लो वहाँ चले गए। अब दूसरी तरफ यहाँ पर कैशियस और एलन, जब इनकी सारी बातें हो रही थी, तो कैशियस ने एक एनवेलप लाकर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ताज़ा एक इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, और मुझसे कहा गया है कि सिर्फ आप ही को देना है, इसको कोई और न खोले, आपने इसको अकेले में खोल कर देखना है। एलन ने उस एनवेलप को अकेले में खोल कर देखा, और जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े तो उनका दिमाग चकरा गया। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें कैशियस को मारना है, और इस सफाई से मारना है कि उसकी डेड बॉडी काफ़ी अरसे तक न मिले, और उसके बाद ये जगह छोड़ के चले जाओ। कैशियस ने जो भी तुम्हारे लिए प्लानिंग कर रखा होगा, किसी यूनिवर्सिटी में ठहरने का या बाकी कुछ, उस प्लानिंग को छोड़ दो। तुम्हारा एडमिशन तो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसी जगह पे जाओ जिसका पता किसी को न चले, और फिर यूनिवर्सिटी तुम अटेंड करते रहो। इनको पहले भरोसा नहीं हुआ कि जो आदमी इतनी मदद कर रहा है, इसी को मारने के लिए कहा जा रहा है। भाई, ये तो भरोसा रखे हुए है कि रोबर्टो उसको पैसे देने जा रहे हैं और ये अपने बच्चे और बीवी से मिलने के लिए यूरोप चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही मामला है। लेकिन अब ऐसा था कि एलन को इन सारी बातों की आदत थी, अचानक इंस्ट्रक्शंस आते, अचानक कामों को पूरा करते, तो उन्होंने इस बात को मान लिया। उन्होंने जब कैशियस सवेरे नाश्ते पर आए तो उनके कॉफ़ी में जहर मिला दिया। किसी तरह का शोर नहीं हुआ, शराबा नहीं हुआ, कैशियस की खामोशी से मौत हो गई। उनकी डेड बॉडी को एक जगह जाके डंप कर दिया, गार्बेज ट्रक के, जहाँ पर बहुत सारे गार्बेज वगैरह के बैग्स पड़े होते हैं, उसके नीचे दबा दिया। उनको पता था कि ये बैग्स कुछ निकालने में 15-20 दिन लग जाएंगे। इसके पहले तो कैशियस का पता नहीं चलेगा, और पता चलेगा भी कि नहीं चलेगा वो भी गारंटी नहीं, क्योंकि वो ट्रक ले जाता है, कहीं और डंप करके आ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने काम को पूरा कर दिया। अब उनको इसके बाद में कुछ और जगह पर जाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिले थे, उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उनको आगे का काम पूरा करना था। तो खैर वो यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ से उन्होंने सारी बातें देखी, और उसके बाद में फिर उनको एक हॉस्टल में जगह मिल गई। जब हॉस्टल में थे ही तब उनके पास में दूसरा इंस्ट्रक्शन पहुंचा। उसमें कहा गया कि तुमसे जल्दी ही एस्कोबार नाम का एक शख्स आके मिलेगा, प्लानिंग तुमको उसके साथ ही करनी है, वो तुमको सारी बातें बताएगा। अब दूसरी तरफ पाब्लो, खैर पाब्लो वैसे होशियार तो थे, उनको पता ही था कि अगर कैशियस अचानक ही गायब हो गया तो यूँ ही गायब नहीं हुआ होगा, उसके बारे में पता करना ज़रूरी है कि वो कहाँ है। अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की, और उनको कैशियस की डेड बॉडी ढूंढने के लिए कुछ 5 या 6 दिन का ही वक्त लगा। वो गार्बेज के अंदर दबी उसकी डेड बॉडी मिल गई थी, मतलब उसको मार दिया गया है। तो उन्होंने सोलैंट्रो को फ़ोन करके कहा कि भाई, आपने तो प्लान बनाया था कि हम इसका पीछा करेंगे, लेकिन लगता है इसकी खबर दुश्मनों को लग गई है पहले ही, इसको पहले ही मार दिया गया।
तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारा जो मिशन है जिस तरह का है वो तो तुम भी जानते हो कि पहले हमारी दुश्मनी थी, अब हम दोस्ती का ड्रामा कर रहे हैं अर्जेंटीना के साथ में। तो ये भी हो सकता है कि हमारे जो पुराने एजेंट्स थे जो यहाँ वहाँ काम कर रहे थे डबल एजेंट की तरह से, शायद उनकी पोल ना खुल जाए, उनका पता ना चल जाए, और अगर पता चल जाए तो बहुत सारी बातें वो बता भी सकते हैं, क्योंकि वो तो एजेंट है, उनको तो जान बचाने से मतलब है, वफादारी उनकी किसी के साथ नहीं होती है। शायद इसी वजह से उसको मार दिया गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि उसको हमने ही मारा होगा या उसको अर्जेंटीना नहीं मारा होगा, उसको बोलीविया की सीक्रेट सर्विस भी मार सकती है, क्योंकि उनके साथ भी वो काम कर रहा था। फिलहाल तुम उस बात को भूल जाओ। अब तुमको, उसने बताया कि वहाँ पर एलन नाम के कोई एक शख्स आए हुए हैं जो कि अर्जेंटीना के सीक्रेट एजेंट है। हमारा मेन टारगेट वही है, उस पर नज़र रखनी है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ एलन एस्कोबार से मिल रहे थे, तो एस्कोबार ने उनसे कहा कि देखिए, मैं डबल एजेंट की तरह से काम करता हूँ, अर्जेंटीना के लिए भी काम करता हूँ, बोलीविया के लिए भी काम करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी वफादारी अर्जेंटीना के साथ है। वजह वही है कि मुझे काफ़ी सारे पैसे ऑफर हुए हैं और मैं काफ़ी अर्से से काम भी कर रहा हूँ, तो ये मेरा आखिरी मिशन है। मिशन कुछ यूँ है कि एक ब्राज़ीलियन लीडर यहाँ आने जा रहा है बोलीविया की यूनिवर्सिटी में, उसका स्पीच है। हमको उसको स्नाइपर की तरह से छिप कर मारना है। स्नाइपर वो होता है जो गन लेकर कहीं काफ़ी वक्त तक छिपा रहता है और फिर जो भी टारगेट होगा उसको मार देता है, तो उसको मारना है। ये काम तुम्हें करना है। दरअसल बात ऐसी है कि उसका जहाँ पर स्पीच है वो कई स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन वो डायस पे रहेगा जहाँ से वो स्पीच देता रहेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर खड़े रहेंगे या सुनते रहेंगे उसको। तो मैं एक गैलरी में रहूँगा जो कि लोअर लेवल पे रहेगी और तुम दूसरी गैलरी में रहोगे। वहाँ के जो गेट पास है, वीआईपी गेट पास, वो हमारे पास में ऑलरेडी आ चुके हैं। तुम मुझसे ऊपर की लेवल पे रहोगे, तुम उस पर निशाना लगाओगे। अगर तुम्हारी गोली चूक जाती है, उसको नहीं लगती है किसी वजह से, जो कि होना तो नहीं चाहिए, तुम काफ़ी एक्सपर्ट हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मिशन है, वो बचना तो नहीं चाहिए। तो अगर तुम्हारी गोली चूक भी जाती है, निशाना चूक जाता है, तो उसको मैं मारूंगा। अगर तुम्हारा निशाना लग जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ काफ़ी हंगामा होगा और तुम्हारा बच के निकलना ज़रूरी है। ऐसे में मैं लोगों का ख्याल डाइवर्ट करने के लिए इस पर जो साइलेंसर लगा है वो साइलेंसर निकाल लूँगा, जानबूझकर 2-3 फायर यहाँ वहाँ करूँगा, काफ़ी गड़बड़ी उधम मच जाएगी। और चूंकि मैं फर्स्ट लेवल पे रहूँगा तो मुझे सीढ़ियाँ उतर कर लोगों में मिलने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी। मैं अपनी गन को वहीं छोड़ दूंगा, तुम्हें भी अपनी गन वहीं छोड़ देनी है और अपने बचाव का इंतज़ाम सबसे पहले करना है। तो कुल मिलाकर ये प्लान है। अब वो जिस तरह का उनके पास में एनवेलप वगैरह था उससे वो क्लियर था, और एक एनवेलप और भी दिया। उन्होंने कहा कि ये एनवेलप है, इसमें साफ कहा गया है कि उस लीडर को शूट करने के बिल्कुल पहले इसको खोल लेना है, 1 आध मिनट पहले, और इसमें देखना है कि क्या लिखा हुआ है और उसी तरह से काम को पूरा करना है। ये टॉप सीक्रेट है, किसी को नहीं बताया गया, ये लिफाफा किसी के हाथ में पड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है साहब, उन्होंने उस लिफाफे को ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि पाब्लो ने अपनी कोशिशों से एस्कोबार को भी ढूंढ निकाला और एलन को भी ढूंढ निकाला। अब चूंकि वो उस वक्त में बोलिवियन सीक्रेट सर्विस के साथ में मिलकर काम कर रहे थे, तो सोलैंड्रो थे वो भी वहीं पर आए हुए थे। तो उन्होंने सोलैंड्रो को पर्सनली जाके इस रिपोर्ट को किया। तो सोलैंड्रो ने कहा कि ठीक है, वहाँ जाओ, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करो, तुम्हें बोलीविया के जो स्नाइपर्स है या जो कमांडोज है वो दिए जा रहे हैं, ये तुम्हारे ऑर्डर्स को मांगे, तुम जो बताओगे वैसे वैसा ये करते जाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कमांडोज की मीटिंग ली, उनको बताया कि भाई ये सिचुएशन है, ये 2 तरह के लोग हैं, वो कब रहेंगे कहाँ रहेंगे मैं नहीं जानता, आपको वहीं पे रहना है, मैं ढूंढ निकालूंगा उनको जैसे ही उनकी लोकेशन को, आपको दोनों को अपने गन पॉइंट पर ले लेना है, हमको उनको रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों पकड़ना है। तो गोली उनको लगनी नहीं चाहिए, गोली उनके गन पे लगे, उनके हाथ पे लगे। भाई आप कमांडो हो, स्नाइपर्स हो, आपको निशाने लगाने बड़े अच्छी तरह से आते हैं, तो आप उस तरह से निशाना लगाओगे जिससे कि वो पकड़े जाएंगे। जान से नहीं मारना, ये साफ साफ इंस्ट्रक्शंस है, दोनों में से किसी को भी नहीं। और जब ये काम हो जाएगा तो आप सब लोगों को काफ़ी अच्छा इसका बदला मिलेगा, आपका प्रमोशन भी होगा, काफ़ी पैसे भी मिलेंगे। खैर उन्होंने उस तरह से वो एक घेरा उसका बना लिया और वहाँ पर वो लगे हुए रहे। अब दूसरी तरफ एलन, जब दिन आ गया कि ब्राज़ील का लीडर वहाँ पर पहुँचे और वो फिर वो वहाँ पर आकर अपनी स्पीच को वगैरह देने की तैयारी वो करने लगे, स्टेज पे बैठे हुए थे। एलन ने उन पर अपना निशाना लगाया, बड़ा आसान सा था, 2nd फ्लोर से निशाना लगाना था जहाँ वो बैठे थे वीआईपी हॉल के अंदर में। वहाँ पर तो पूरे पर्दे कर्टन्स वगैरह लगे थे, तो उनका पता तो नहीं चल रहा था। तो उनको याद आया कि भाई लिफाफा खोल के देखना है। उन्होंने लिफाफे को खोल कर देखा, एनवलप को, तो उसमें लिखा हुआ था
कि इसको पढ़ने के बाद इस लिफाफे को डिस्ट्रॉय कर देना है। और उसमें एक पतली सी चिट पे लिखा हुआ था कि निशाना ब्राज़ीलियन पॉलिटिशियन नहीं है, हमारा निशाना है ये एस्कोबार, इसे मारना है। एस्कोबार को निशाना मारो, गन को वहीं छोड़ो और ये इंस्ट्रक्शन से पेपर को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से निकल जाओ। बाकी की बातें जब तुम मुझसे आके मिलोगे तब मैं तुमको बताऊंगा। जाहिर सी बात थी, रोबर्टो ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे। उनको पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे कहा जा रहा था वो उनको करना था। सवाल पूछने का उनका कोई वजह नहीं बनती थी। तो खैर उन्होंने जब वक्त आ गया तो देखा कि बेचारा एस्कोबार उस लीडर पे निशाना साधे हुए इनके लिए वेट कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने जज्बातों पे काबू किया, क्योंकि उसके साथ काम करते करते थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी। उसके फैमिली का, उसके बाकी लोगों का भी ख्याल उनको आया, लेकिन अब उनके साथ भी खुद हो चुका था ऐसा, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, तो वो दूसरों के बारे में क्या सोचते। तो उन्होंने एस्कोबार को जैसे ही वक्त आया गोली मार दी। लेकिन जैसे उनको गोली मारी उनको ऐसा लगा जैसे उनके बॉडी के अंदर में ऐसी कोई ठंडी सी लहर दौड़ रही है। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा था। और हुआ ये कि फिर किसी स्नाइपर ने उनको गोली से निशाना बना दिया, उनकी वहीं पे मौत हो गई। उनको मरता देख के पाब्लो वहाँ भाग कर आए। उन्होंने सारे स्नाइपर्स को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा ये क्या किया, किसी को नहीं मारा था, तुमने दोनों को मार दिया। तो स्नाइपर ने कहा कि देखिए साहब, उसको हमने, एस्कोबार को हमने नहीं मारा, उसको इसी ने मारा है, एलन ने। और एलन को मारने के लिए हमसे कहा गया था। आपने जब हमारी मीटिंग ली थी उसके बाद ही हमको इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे कि आपको नहीं बताना है, लेकिन एलन को मारना है। तो उन्होंने कहा कि ये इंस्ट्रक्शंस तुमको किसने दिए थे। तो उसने कहा कि वही आपके बॉस सोलैंट्रो ने। अब इनको काफ़ी गुस्सा आया। तो ये खैर वो मिशन तो एक तरह से पूरा ही हो गया था। तो वहाँ से निकल कर सोलैंट्रो से मिलने गए। सोलैंट्रो जहाँ पर उनको ट्राया गया था गेस्ट हाउस में, वहाँ बैठे हुए थे, अकेले थे। लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद जो उस कमरे के बगल का कमरा है वहाँ कोई और भी बैठा है और ये बात उसको छिपाना चाहते। तो उन्होंने पहले उससे कहा कि भाई तुम यहाँ मिलने कैसे चले आए, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी अगली मुलाकात ब्राज़ील में होगी, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन आपने क्यों दिए थे कि उसको मारना है। तो उसने कहा कि देखो भाई, हमारा जो मिशन था वो ये था कि जितने भी डबल एजेंट्स हैं उनको मारना है। एक एक करके दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे थे, ये अकेला जिंदा रहता। इसके बारे में पूरी बात मुझे पता नहीं है एलन के, लेकिन मिनिस्ट्री ने कहा तो मैंने तुमसे कह दिया। ये भी शायद डबल एजेंट था, हो सकता है कि ब्राज़ील से मिला हुआ होगा, तो इसको मारना ज़रूरी था। बहरहाल इस मामले को अब लेकर शोर मत मचाओ, शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो, तुम्हें नहीं मारा जा रहा है, क्योंकि फॉर्चुनेटली तुम डबल एजेंट नहीं हो। यहाँ से ब्राज़ील लौट जाओ, वहीं पर आकर मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर पाब्लो ने उस बात को माना, वहाँ से चले गए। अब इन्होंने बगल वाले कमरे में एंटर किया, सोलैंट्रो ने। वहाँ पर पहले से ही रॉबर्टो बैठे हुए थे। तो एलन ने रॉबर्टो से कहा कि अफसोस तुम जीव बहुत हुआ कि भाई जो भरोसा करता है उसी को मारा जाए। एक बात तो समझ सकता हूँ कि कैशियस या फिर एस्कोबार, इनको मारा गया क्योंकि ये डबल एजेंट थे, लेकिन एलन तो डबल एजेंट नहीं था और उसने काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी थी। उसके फादर की तो खैर उस तरह से उनको मारा गया था और उसके वाइफ की भी डेथ हुई थी। उस पर रॉबर्टो चुप रहे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं समझता हूँ आपको भी गिल्टी फीलिंग हो रहा होगा, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। यहाँ से बच के तो नहीं जा पाया होता, क्योंकि उसको बोलीवियन स्नाइपर्स तो पकड़ ही लेते, शायद वो बोल भी देता। तो आपको अपने आप को बचाए रखने के लिए उसको मारना ज़रूरी था। आप बच गए तो एक तरह से मैं भी बच गया, वरना मेरे कनेक्शन भी ख्याल में आ जाते। लेकिन चलो ठीक है, आपके दिल में जो गिल्ट है उसको मैं दूर किए देता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो ये ऐसा है, इसके फादर की मौत के बाद ये कनाडा चला गया था, वहाँ रह के ये कुछ पढ़ लिख रहा था। तब इसकी मुलाकात एक इलीगल इमिग्रेंट लड़की से हुई जो कि कनाडा में चोरी छिपे से आई हुई थी। उसका नाम जैनेट था। जैनेट से इसने तब शादी कर ली। तब इसकी उम्र कुछ 25 साल के आसपास ही रही होगी। लेकिन फिर इसकी फादर की मौत की जो फाइल थी उसके ऊपर में डिसीजन आ गया। कहा गया कि भाई इसकी फादर की मौत इनफील्ड हुई है, तो इसको भी सीक्रेट सर्विस में ले लिया जाए। इसे वहाँ से बुलाया गया। ये आया। इसको ट्रेन करने वाले वो जो कर्नल नाम के ऑफिसर थे, जो बाद में कहीं जर्मनी में जाके गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं, वो हैं। खबर तो ये आई थी कि कर्नल ने इससे ये कहा था कि तुम्हारी वाइफ की जान भी खतरे में है, पर बात वो नहीं थी। कर्नल ने इसको कुछ डेस्क जॉब दिया था। ये चाहता था फील्ड जॉब, क्योंकि डेस्क वाला तो क्लर्क बन के ही रहता है और क्लर्क बन के ही मर जाता है। लेकिन फील्ड जॉब में इसको नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि उस वक्त जो अर्जेंटीनियन सीक्रेट सर्विस थी उसकी पॉलिसी ये थी कि जिसने इतनी कम उम्र में शादी ब्याह कर लिया है, लव मैरिज, वो भी इलीगल इमिग्रेंट से, वो बड़ा इमोशनल टाइप का आदमी है और ऐसे इमोशनल आदमी फील्ड वर्क में तो काम नहीं करते हैं। तो कर्नल ने उससे यही बात कही थी कि तुमने इस तरह की शादी की है, तुम्हारी वाइफ है,
और एक फैमिली है और इतनी कम उम्र में है। ऐसे में तुमको फील्ड जॉब नहीं दिया जा सकता। काश कि अगर तुम कुंवारे रहे होते तो ठीक होता। तो ये वापस गया। इसने एक एक्सीडेंट को स्टेज करवाया। उसमें यह दिखाया कि इसके जो दुश्मन है, चाहे वो बोलीविया से हो चाहे ब्राज़ील से हो, उन्होंने इस पर अटैक किया और इसकी वाइफ की मौत हो गई। लेकिन इसकी वाइफ की मौत का जिम्मेदार ये था, जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, उसी को मरवा भी दिया और फिर लौट कर आया। और फिर सिंपैथी भी मिल गई उसको कि भाई दुश्मनों ने अटैक किया तो वाइफ की डेथ हो गई, उसको फील्ड का जॉब मिल गया। अब यहाँ से कर्नल चले गए। अगर कर्नल यहाँ रहते तो शायद इस बात को ढूंढ कर निकालते कि मौत कैसे हुई थी। वैसे भी लड़की इलीगल इमिग्रेंट थी, वहाँ रह रही थी, उसके बारे में किसको क्या फ़र्क पड़ जाता। तो इसने इस तरह से इस काम को किया। तो एक आदमी जो कि इस तरह से अपने वाइफ की जान ले सकता है, इस पोजीशन पे आने के लिए वो आगे चल के किसी को भी धोखा दे सकता था। एक तरह से उसका मर जाना तो ठीक ही हुआ। तो आपने जो किया वो ठीक ही किया है। तो रॉबर्ट तो चुप रहे थोड़ी देर, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम चूँकि मिलकर काम करेंगे इसके बाद में, और तुमने अपने बहुत सारे सीक्रेट्स मुझे बताए हैं, तो एक सीक्रेट मैं भी तुमको बताए देता हूँ। वो लड़की जब अर्जेंटीना से इलीगल इमिग्रेंट की तरफ कनाडा में गई थी, तब उसके पेरेंट्स ने उसको यहाँ ढूंढने की काफ़ी कोशिश की थी। उसका पता नहीं चला क्योंकि वो यहाँ की ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहती थी। अब ये था कि वो इलीगल इमिग्रेंट की तरफ से वहाँ गई थी कनाडा, उसको लीगल बनने के लिए किसी वहाँ के सिटीज़न से शादी करने की ज़रूरत थी। और एलन वहाँ का सिटीज़न था क्योंकि उसके फादर ने वहाँ की सिटीजनशिप बहुत पहले ले रखी थी। एलन चाहे उस लड़की की खूबसूरती से इम्प्रेस हो गया हो, चाहे इमोशन में आ गया हो, पर उसने उससे शादी कर ली। लेकिन बाद में जब उसको ये पता चला कि इस तरह का मैटर है, तो उसने उस लड़की को मरवा भी दिया, ये सोचकर कि लड़की लावारिस है। लड़की लावारिस नहीं थी, हालांकि इलीगल इमिग्रेंट की तरह से गई थी। वो मेरी बेटी थी और मैंने इस मिशन को पूरा करते करते अपने बेटी का बदला भी ले लिया है। तो ये था सारा किस्सा। आपको जो भी सवाल हो यहाँ रख के उनके जवाब आपको देता हूँ।